रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। घावों को समझेंगे तो वॉटसन जी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हमारे पुरखों ने क्या क्या झेला था। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति पैदा ना हुआ होता तो इस देश में हम लोगों की स्थिति क्या होती, या अंग्रेज भारत में ना आए होते तो बाबा साहब क्या करते, कितनी मुश्किल से हमको जो है अधिकार दिला पाते। तो मैं तो, और बाबा साहब ये चाहते भी थे, बाबा साहब बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि अंग्रेज अभी देश को आज़ाद करके जाएं। संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो अपने आप में संविधान की रक्षा कर रहा है। आर्टिकल 13 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस संविधान से बनने से पहले जितने भी संविधान हैं, एक्ट है ना, या कानून है, नियम है, वो सभी जीरो घोषित होते हैं। और आर्टिकल 14 ये कहता है कि आगे भी इस तरह का कोई संविधान नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को ख़त्म करता हो या उसमें भेदभाव उत्पन्न करता हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद मथुरा में, जो कि इसका नाम प्राचीन काल में जो राजा कनिष्क थे उस समय का ये मथुरा बोला जाता था। और वर्तमान में जो किसी न किसी जो हमारे देश में जो राजाओं का शासन रहा उसको देखते हुए यहाँ पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो आज हम मथुरा में उपस्थित हैं और जो समाजसेवी हैं बौद्धाचार्य उमेश पाल सिंह जी, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे भारत देश में जो हलचलें मची हुई हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसे मुद्दे उठा देते हैं कि जो हमारे संविधान और देश के विषय पर जो उंगलियां उठाते हैं। सर, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे थे पर इस समय तो ढीले हो गए, जो हमारे संविधान समर्थकों के द्वारा उनका मतलब साहस को ढीला कर दिया। जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे थे उनके विषय में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद भाई अमित वॉटसन जी, और साधुवाद देता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से जो जागरूकता समाज में फैल रही है। बहुत अच्छी बात है ये। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि संविधान जो बदलना चाहते थे उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान जब लिखा तो उसको बचाने के जो रास्ते थे वो भी संविधान में डाल दिए। संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो अपने आप में संविधान की रक्षा कर रहा है। आर्टिकल 13 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस संविधान से बनने से पहले जितने भी संविधान हैं, एक्ट है ना, या कानून है, नियम है, वो सभी जीरो घोषित होते हैं। और आर्टिकल 14 ये कहता है कि आगे भी इस तरह का कोई संविधान नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को ख़त्म करता हो या उसमें भेदभाव उत्पन्न करता हो। अब जो जगह समय समय पर जो संविधान खतरे में है या फिर संविधान बदल देंगे, जैसे अभी सरकार के ही जो सचिव थे, शायद सलाहकार थे देवराय जी, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हमें 400 सीटें मिल जाती तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन 400 तो नहीं मिले, है ना, क्योंकि जनता भी नहीं चाहती कि संविधान बदला जाए, है ना, किसी तरह का परिवर्तन संविधान में हो। तो संविधान में परिवर्तन करना आसान नहीं है और ना हो सकता है संविधान में परिवर्तन। हाँ, ठीक है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कहते हैं ना, उत्तेजित करने के लिए समय समय पर सरकार बयानबाजी करती है, या मुद्दों से, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए। ये जो बयानबाजी होती है ये मेन मुद्दों से भटकाने के लिए होती है। सर, थोड़ा हमको ये और जानकारी दीजिए कि जो संविधान जो लागू हुआ हमारे भारत देश में, उसके बाद में किस तरह की आप भारतवर्ष को देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन संविधान के लागू होने के बाद हुआ। संविधान बनने के बाद जो गरीब तबका था, मतलब मैं कहूँ कमज़ोर तबका था, जो कि जिसे हम दलित कहते हैं, ज़मींदोज़ तबका था, उसके उत्थान में बहुत बड़ा रोल संविधान निभाया है। आप संविधान के लागू होने से पहले जी इस वर्ग की स्थिति देखिए, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, और इस संविधान लागू होने के बाद की उनकी स्थिति, और उसके अलावा जब सत्ता इनके हाथों में आई, जैसे यूपी की सत्ता,
बहन कुंवारी मायावती जी के हाथों में आई। बिहार की सत्ता लालू प्रसाद यादव और आपके जो है उनसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के हाथों में आई। ऐसे ही आपका जो है तमिलनाडु की सत्ता बहुजनों के हाथों में आई, झारखंड की सत्ता बहुजनों के हाथों में आई। सत्ता जब जब हमारे हाथों में आई या इन बहुजन लोगों के हाथों में आई, तब ये तबका उठ के ऊपर आया। इससे पहले ये तबका बहुत कमज़ोर था। बाबा साहब ने मरने से पहले जब ये आगरा में भाषण दिया तो बाबा साहब ने कहा कि मैं चारों ओर अपने चारों ओर कलरकों की बड़ी भीड़ देखता हूँ जो सिर्फ अपने जीवन जीने में लगी हुई है। जब बाबा साहब ने ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो कौन लोग थे उसका भी बाबा साहब ने जिक्र किया कि बाबा साहब ने देखिए, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के लिए एक कॉलेज दिया, बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और मुसलमानों के लिए AMU दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो बाबा साहब ने भी कहा कि भाई हमारे लोगों के लिए आपने कुछ दिया ही नहीं। हिंदुओं के लिए आपने BHU दे दिया, मुस्लिमों के लिए AMU दे दिया, हमारे लोगों के लिए क्या रहा, हमें भी एक यूनिवर्सिटी दीजिए। तो सरकार ने कहा कि भाई अब तो संभव है नहीं, अब तो जो प्रस्ताव पास हो गए वो हो गए, लेकिन आप इसके अलावा कुछ ही मांग लीजिए। तो बाबा साहब के मन में आया कि जब मैं अकेला पढ़ लिख के विदेश से आया और मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो अगर हम और बच्चों को विदेश भेज सकें पढ़ने के लिए तो वो बहुत कुछ काम करेंगे। तो ये सोच के सरकार के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमारे जो है 30-40 लोग बच्चों को आप भेजिए विदेश पढ़ने के लिए। तो 2 बैच भारत से दलितों के, एक 15 बच्चों का और एक 16 बच्चों का विदेश पढ़ने के लिए गया, 31 बच्चों का। लेकिन जो लोग विदेश पढ़ने गए वो सिर्फ अपने ही जीवन या तो वहीं सेटल हो गए, और जो भारत आए तो उन्होंने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्हीं में से एक थे जो SC के जो राष्ट्रपति बने थे, KR नारायण। जब वो एक घटना मैं आपको बताता हूँ, कांशीराम साहब जब KR नारायण से मिलने के लिए गए थे तो KR नारायण जी राष्ट्रपति होते हुए उनको छोड़ने के लिए गेट तक आए। तो मान्यवर साहब ने कहा कि अरे सर, आपको इस तरह मेरे साथ आना शोभा नहीं देता है, आप देश के प्रमुख व्यक्ति हो और आप मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता। बोले कि उन्होंने कहा कि KR नारायण तो और भी बनेंगे राष्ट्रपति, तो और भी बन जाएंगे, लेकिन कांशीराम रोज़ नहीं बनते। कहीं ना कहीं उनके मन में ये दंश था कि मैंने जो पढ़ाई की बाबा साहब के दिए अधिकार से की, और बाबा साहब के माध्यम से सरकार ने मुझे पढ़ने के लिए विदेश भेजा, और मैं बाबा साहब के सपनों पर या इच्छाओं पर खरा नहीं उतरा। ये दंश उनके मन में था। तो संविधान का जो सबसे बड़ा लाभ लिया है वो कर्मचारी वर्ग ने लिया है, और तमाम कर्मचारी इस देश में हुए, और खासकर नेता। क्योंकि देखिए, अमूमन लोग कहते हैं आरक्षण पर उंगली उठा देते हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए, लेकिन आरक्षण का जो सबसे बड़ा दंश रहा है वो कर्मचारी बनना नहीं रहा है, नेतागिरी जो गई है। क्योंकि अब आरक्षण की वजह से जो नेता उत्पन्न हो रहे हैं वो नेता बहुजन के हितैषी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जैसे बूलगढ़ी में उस बेटी का बलात्कार हुआ, वाल्मीकि समाज की थी, और वहाँ सांसद भी वाल्मीकि समाज के थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं उठाई। आज इतना हमारे देश में, प्रदेश में इतना जो है शोषण हो रहा है दलितों के ऊपर, लेकिन कोई भी नेता बोलने के तैयार नहीं है। जबकि 135 सांसद भी हैं हमारे यहाँ, और विधायक यूपी में विधायक भी हैं जो रिजर्वेशन के तहत आते हैं, लेकिन कोई भी दलितों की बात नहीं करता है। तो सबसे बड़ा जो दंश है वो राजनीति में मिला आरक्षण है। बाबा साहब ने ये कहा भी था कि राजनीति में मिला आरक्षण आप भले ही 10 वर्ष बाद खत्म कर देना, लेकिन जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य का जो आरक्षण है वो निरंतर चलता रहेगा। कब तक? जब तक जातिवाद खत्म ना हो। ठीक है ना। तो संविधान का लाभ वाकई में मिला है, इसमें कोई दुराय नहीं है। सर, जिस प्रकार से जो आए दिन जो क्या नाम है कुछ वर्ग के लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हरिजन जी, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि वैसे तो कंपटीशन में आ नहीं सकते ये लोग, किसी भी कंपटीशन में ये लोग जीत नहीं सकते, या जैसे कि आमने सामने से कभी बहस नहीं करते हैं, ये इन चीज़ों को उठाकर जैसे कि हरिजन का शब्द लेकर ये टंच मारते हैं, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये है कि हरिजन जो शब्द है वो असंवैधानिक शब्द है, वो संवैधानिक शब्द नहीं है, और ये महात्मा गांधी जी का इजाद किया हुआ शब्द है दलितों के लिए। हालांकि आज वाल्मीकि समाज इसको ओढ़े पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये बता दूं कि हरिजन शब्द के ऊपर ही बहन कुंवारी मायावती
सबसे देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, आपको पता नहीं पता है? ऐसा हुआ था कि दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग थी और उस समय के सबसे बड़े दिग्गज नेता राजनारायण की सभा होनी थी और उस सभा में बहन जी, जो कि उसमें IAS की तैयारी कर रही थी और 21 साल की उम्र थी, वो उस सभा में बैठी हुई थी। तो राजनारायण बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो जब उनकी जो भाषण था वो ख़त्म हुआ राजनारायण जी का, तो बहन जी ने खड़े होकर कहा कि नेताजी मुझे भी कुछ कहना है। हाथ उठा के उन्होंने पूछा, तो राजनारायण बड़े खुश हुए कि लगता है ये बेटी मेरी बारे में कुछ कहेगी, क्योंकि उस समय के दिग्गज नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को पटकनी दे दी थी, चुनाव में हरा दिया था, इतने बड़े नेता थे वो। तो उन्होंने कि मेरे जो मैंने भाषण दिया उससे प्रभावित होकर मेरे बारे में कुछ कहेगी। तो बोला हाँ बेटा आइए आइए आइए। तो बहन जी जब उठ गई तो बार बार उन्होंने कहा कि बार बार आप हमारे नेताजी, आदरणीय नेताजी बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं दलितों के लिए, क्या ये संवैधानिक शब्द है? क्या इनको ऐसा प्रयोग करना चाहिए? तो जैसे ही बहन जी ने ये कहा, वहाँ पर जो है राजनारायण जी की हुटिंग हो गई। तो उस सभा में वाम सेफ के लोग बैठे हुए थे। तो वाम सेफ के लोगों ने जाके माननीय साहब को बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। बोले अच्छा, कौन थी वो लड़की? तो क्योंकि वो वाम सेफ के लोग उस समय बहन जी से बाकायदा उनका एड्रेस लेके गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो है पोस्ट मास्टर प्रभुदयाल जी, उनकी बेटी हैं। तब जाके माननीय साहब उनसे मिले और प्रभावित हुए और सन 1978 में बहन जी अपना घर छोड़ के वाम सेफ के दफ्तर में रहने आ गई थी, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा कि अगर तुझे राजनीति में जाना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि बहन जी एक्सीडेंटली नेता हैं या पैराशूट लैंडिंग है, शायद उनको पता नहीं है। बहन जी ज़मीनी नेता हैं। 1978 से मानवर साहब के साथ काम किया है। 78 में वाम सेफ बना तब उनके सामने बना, बहन जी के सामने। इसके बाद DS4 बना 80 में, तो हम बहन जी के सामने बना। और इसके बाद आपका 84 में BSP बनी। 6 दिसंबर 1980 को DS4 बना और 14 अप्रैल 1984 को BSP भी बहन जी के समय में बनी। तो हरिजन शब्द जो है वो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। इसका जो प्रयोग करते हैं, मैं तो उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। और बाबा साहब ने तो महात्मा गांधी जी का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, वॉल्यूम नंबर 16 में बाबा साहब ने पूरा लिख दिया है कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने दलितों के विरोध में तुच्छ चालें चली और गोलमेज सम्मेलन में उनको हराने का पूरा प्रयास किया गया। जब वो वहाँ बाबा साहब नहीं हारे और उनको जो मिल गया था आपका जो है उस समय कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग जब बाबा साहब को मिल गया, तो उस अधिकार को, जो 2 वर्ग का अधिकार था, उसको छीनने के लिए महात्मा गांधी जी फिर यहाँ पर भारत में अनशन पर बैठ गए थे। सबको पता है तब पूना पैक्ट हुआ। तो वो व्यक्ति जो हमारे अधिकारों का हमेशा विरोधी रहा है, वो व्यक्ति कैसे हमारे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? तो हमारे जो दलित समाज में जाटव वर्ग है, उसने तो इसका हमेशा ही कड़ा विरोध किया है। पता नहीं क्यों आज वो शब्द वाल्मीकि समाज ने ओढ़ लिया है और वो अपने आप को हरिजन समझते हैं, जो कि उनको विरोध करना चाहिए। और मैं तो उन अपने समाज के SC के सभी भाइयों से ये कहूँगा, चाहे वो जाटव जाति के हों, चाहे वो धोबी जाति के हों, किसी भी जाति से हों, वो हरिजन शब्द का प्रयोग वाल्मीकि समाज के लिए भी ना किया करें, क्योंकि हरिजन शब्द ही गलत है। सर, जिस प्रकार से जो हरिजन शब्द है, मान के चलो जैसे कि आपने बताया कि BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा जो एक अभी भी जो एक रैली थी चुनावी जी, उसके दौरान भी उन्होंने एक अपने गठबंधन के नेता को समझाया था जी कि अगर हम लोग हरिजन हैं तो आप लोग क्या शैतान के जन हैं, या मतलब, तो ये बात सही है? अगर ये जो दलित वर्ग हरिजन है तो अपने आप को शैतान का जन क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है कि हरिजन, अगर ये भगवान को मानने वाले हैं तो भगवान के लोग। तो अब एक तरफ तो कहते हैं कि सृष्टि भगवान ने बनाई, तो भगवान के सभी हो गए ना, तो फिर ये खुद भी हरिजन हो गए, तो अपने आप को हरिजन क्यों नहीं कहते हैं? है ना? ये केवल और केवल एक भेदभाव की नीति थी महात्मा गांधी जी की, और वो वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वर्ण व्यवस्था देश के लिए उतनी ही जरूरी है जितने कि न्यूटन के नियम। बाबा साहब और गांधी जी के भी जो बड़ा कन्फ्लिक्ट था वो केवल यही था कि बाबा साहब चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए और गांधी जी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे।
और वर्ण व्यवस्था ख़त्म किए बिना जातिवाद ख़त्म हो नहीं सकता था। तो ये जो बड़ा रीज़न रहा उसका। सर एक अहम सवाल है कि जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश में जब ब्रिटिश शासन आया, उसको किस रूप में देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो हमारे भारत देश में जो उन्नति हुई है या जैसे कि अनुन्नति हुई है, या मतलब अच्छा जो उनका शासनकाल था वो हमारे भारत देश के लिए एक क्या बोलते हैं अच्छा रहा या मतलब ख़राब रहा, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अगर बाबा साहब जो पढ़ पाए, जो हमने जानकारी प्राप्त की है, तो हमको तो ऐसा ही लगता है कि अगर जो ब्रिटिश शासन होगा हमारे भारत देश में ना होता तो हो सकता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मतलब पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका जो शासनकाल था उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में कब कब किन किन का शासन रहा। तो 1250 साल यहाँ बौद्धों का शासन रहा है। शायद आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, और हमारे दर्शकों को भी जानकारी ना हो तो बता दूं, 1250 वर्ष बौद्धों का शासन रहा है, जो ईसा पूर्व लगभग 600 से हम शुरू मानते हैं इसको, और ईसा के बाद 700-800 तक ये चलता है, क्योंकि हर्षवर्धन एक बौद्ध राजा थे, और जब शशांक ने बोधि वृक्ष कटवाया था तो उसको रोकने वाले सम्राट हर्षवर्धन ही थे। तो हम यहाँ तक मान लें कि 600 से शुरू होता है और 600 के बाद तक चलता है। तो 1200 1250, क्योंकि 670 में हर्षवर्धन खत्म होते हैं, तो 1250 साल चला है। इसके बाद यहाँ पर मोहम्मदन्स आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ है 712 में हुआ है। तो 850 के आसपास, 764 वर्ष एग्जैक्ट है लेकिन हम 850 मान रहे हैं, 764 मान लो या 850 मान लो, 850 वर्षों का शासन किसका रहा है? मुसलमानों का रहा है। अब आप देखिए कि मुसलमानों के समय भी जो ये वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, ये प्रभुत्व था, और प्रभुत्व में होते हुए भी इसने कभी भी मुसलमानों को भगाने का विरोध नहीं किया, कभी भी मुसलमानों को भगाने का आंदोलन नहीं चलाया इस देश में। आपका मुसलमानों का जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, मुगल वंश है, ये पूरे वंश चले, लेकिन इन्होंने कोई भी आंदोलन चलाया। और अंग्रेज भी सन 1600 में भारत में आए, वहाँ भी 1600 से लेके 1870 तक ये कोई आंदोलन नहीं चलाते हैं। 1600 से लेके 1870 तक ये आंदोलन नहीं चलाते अंग्रेजों को भगाने का। इतने साल धीमे धीमे उन्होंने पैर जमा लिए, और जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसमें तो अंग्रेज पूरे देश पर छा गए, सत्ता पूरी अंग्रेजों के हाथों में आ गई। क्रांति जो हमारे लोगों ने की थी वो विफल हो गई थी, अंग्रेज उस क्रांति को दबाने में सफल हो गए थे, तो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में सत्ता आ गई थी 1857 में। 1857 से 1870 तक ये कोई भी आंदोलन अंग्रेजों को भगाने का नहीं चलाते हैं। आंदोलन कब शुरू करते हैं कि 1873 में एक ब्राह्मण नंद कुमार देव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो अब इनको ये लगा कि यार अब तो हमारे लोगों को फांसी दे दी गई है, जबकि अगर हम मनुस्मृति को देखें या अन्य संविधानों को देखें तो ये तो बहुत बड़ा, इनको तो कोई दोष जैसे उनमें तो कोई गलती हो नहीं सकती है, तो कानूनन मतलब कोई सजा तो इनको, अगर कोई काम भी कर दे गलत या किसी के साथ में रेप या कुछ भी, तो तिलक लगा के, जो सुना जाता है कि तिलक लगा के छोड़ दिया जाता है। जी, इनका तो मतलब सजा का कोई प्रावधान था ही नहीं। पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीन, पूजिए न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण, लिखा है, चौपाई लिखी है तो रामायण में, तो इनको सजा का प्रावधान है ही नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने सजा दे दी। तो अब इन्होंने कहा भाई अब अंग्रेजों को भगाने का वो जो है आंदोलन चलाना चाहिए। तो और अंग्रेजों ने अब क्या क्या किया है ना अपने। अच्छा सर, जैसे कि अंग्रेजों ने जो सजा दी जी, तो उसको सजा को क्या मानते हैं आपके? उन्होंने न्याय किया, मतलब जैसे कि कहते हैं जो तराजू होता है जिसके जो दो हिस्से होते हैं उनको बराबर रख के न्याय किया, या किसी बदले की भावना से? नहीं, वो तो देखो ऐसा है, अंग्रेजों की कोई ज़्यादा दुश्मनी तो यहाँ थी नहीं भारत वालों से, वो तो यहाँ व्यापार करने आए थे। अब उन्हें लगा कि ये लोग व्यापार करने के साथ साथ इन्हें लगा कि ये लोग तो आपस में फूटे पड़े हैं, जाति में, व्यवस्थाओं में, बटे पड़े हैं लोग, तो बटे हुए लोगों पे तो शासन समझदार करते ही है ना। या हो सकता है कि वो चाहते थे कि जैसे कि जो हमारे जो जिन्हें अछूत बोला जाता है या दबे हुए लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शासन किया हमारे देश में? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य अंग्रेजों का नहीं था कि दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए वो शासन कर रहे थे।
उनका न तो उनको उठाने का कोई प्रावधान था, न किसी को दबाने का प्रावधान था। वो शुद्ध व्यापारी थे, वो भारत में व्यापार करने आए थे। लेकिन उनका शोषण करने का जो मापांक था वो एक था, यानी कि वो ये नहीं कि शूद्र पे ही अत्याचार करेंगे। वो अत्याचार ठाकुर में भी कर रहे हैं, वो ब्राह्मण भी करते थे, वो बनिया पे भी करते थे, वो शूद्र भी करते थे, वो अछूतों पे करते थे, वो सब पे करते थे एक तरफ से। तो इनको जो सबसे बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि अछूतों पे तो अत्याचार ये भी कर रहे थे, मुस्लिम के समय भी हो रहा था अछूतों पे अत्याचार। तो अब अंग्रेजों ने उस अत्याचार का मापांक क्या कर दिया, समान कर दिया, कि सबको एक लाइन से, एक डंडी से हाँकते थे वो लोग। ये इनको बुरा लग गया, तो इन्होंने कहा कि इनको अब भगाया जाए अंग्रेजों को। लेकिन बाबा साहब ने जब राजनीति में कदम रखा और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम किया, तो बाबा साहब के समझ में ये आ गया कि अंग्रेजों के रहते हुए हमें अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्योतिबा फुले को पढ़ने का अधिकार दिया। 1883 में ज्योतिबा फुले ने जी ने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी कि आपने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया भारत में, लेकिन उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा है। भाई केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाती है, हमारे वर्गों को तो पढ़ाई में जो है अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो उन्होंने उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराया, किसने? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब ने पढ़ा, अपना सामाजिक गुरु माना, सावित्री फुले को बाबा साहब ने पढ़ा। तो बाबा साहब ये समझ गए थे कि अंग्रेजों के रहते हुए हमें अधिकार मिल सकते हैं, और हमारा वर्ग इन दोहरी गुलामी से, किससे? दोहरी गुलामी का प्रयोग कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाबा साहब ने इसी शब्द का प्रयोग किया था गोलमेज सम्मेलन में कि हम दोहरी गुलामी में जी रहे हैं। भारत का 85% समाज दोहरी गुलामी में जी रहा है। तो वहाँ के लोग बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि कई देशों के प्रतिनिधि थे ना उसमें, तो कि भाई दोहरी गुलामी में कैसे जी रहा है। तो बाबा साहब ने इसको क्लियर किया कि हमारा जो समाज है, जो वहाँ पर उच्च वर्ग है, जैसे सामान्य कहते हैं, सवर्ण कहते हैं या ब्राह्मणवाद कहते हैं, उस वर्ग का गुलाम है। वहाँ जानवर को पानी पीने की आज़ादी है, लेकिन हमारे लोगों को पानी पीने की आज़ादी नहीं है। वहाँ हमारे लोगों को कपड़े पहनने नहीं दिए जाते, गले में हांडी, कमर पे झाड़ू। आप अगर इन लोगों के घावों को समझेंगे तो वॉटसन जी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हमारे पुरखों ने क्या क्या झेला था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति पैदा ना हुआ होता तो इस देश में हम लोगों की स्थिति क्या होती, या अंग्रेज भारत में ना आए होते तो बाबा साहब क्या करते, कितनी मुश्किल से हमको जो है अधिकार दिला पाते। तो मैं तो, और बाबा साहब ये चाहते भी थे, बाबा साहब बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि अंग्रेज अभी देश को आज़ाद करके जाएं, क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि अभी और अधिकार जो, क्योंकि राजनीतिक अधिकार हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं आए थे, और जो सुरक्षित सीटें वो तो मिल गई थी, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो नहीं आया। जैसे बाबा साहब ने जब संविधान लागू हुआ था और संविधान सौंपा था, तो जो बाबा साहब ने जो अपना भाषण दिया था उसमें कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में आज से लोकतंत्र स्थापित हो गया है, एक व्यक्ति एक वोट, और एक वोट और एक मूल्य। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति एक मूल्य नहीं है। सवर्ण का जो मूल्य है वो अलग है, और जो अछूत का जो मूल्य है वो अलग है। ये असमानता बनी रहेगी अगर जल्द ही हमने इस असमानता को ख़त्म नहीं किया। तो लोकतंत्र में मिला हुआ राजनीति मिला हुआ लोकतंत्र, ये जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसको ध्वस्त कर देगा। तो आज के समय में जो हो रहा है कि जो बीएसपी दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है, उसके पीछे यही है कि हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र था वो सामाजिकता की वजह से ध्वस्त हो रहा है। क्योंकि बहन जी जैसी नेता, मैं कह रहा हूँ देश में नहीं है, जिन्होंने इस देश का जो शासन बहन जी ने चलाया किसी भी क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के लिए है ना, जैसे कानून व्यवस्था के लिए, और इस देश में जो प्रदेश में जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स जो बहन जी ने बनवाए वो अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री काल में कभी नहीं बने। और भ्रष्टाचार सबसे कम कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता होगा, रहा होगा बहन जी के समय भी, लेकिन इतना नहीं रहा जितना और शासनकालों में रहा। क्योंकि बहन जी केवल सत्ताधारी हैं, बाकी जो मंत्री हैं या विधायक हैं है ना, वो तो अपना काम करेंगे है ना। तो हम उस पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं कर रहे कि शासन का पूरा निष्पक्ष रहा, लेकिन बेटर देन अदर्स है ना, उनसे बहुत अच्छा रहा ये शासनकाल बहन जी का। सर, जिस प्रकार से जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, तो जो हमने हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें दो चीज़ें देखी जा रही हैं जी। एक तो बहन जी जो कार्यकर्ता होता है, जो मान के चलो जैसे पार्षद का चुनाव होता है, एक जो आम कार्यकर्ता
मेहनत करता है और हर किसी को मतलब एक लालच के लिए ही काम करता है। चाहे बहन जी भी करती है, वो भी लालच में करती है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, है ना, सबका सपना होता है। तो इसी प्रकार से जो छोटे जो मतलब आम वर्ग के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी एक सपना होता है या चाहत होती है कि वो पार्षद बने। और जो पार्षद होते हैं, पार्षदों का भी एक सपना होता है कि हम विधायक बने, विधायकों का सपना होता है कि हम सांसद बने, और सांसदों का अपना आगे चल के फिर और होता है सपना कि हम मंत्री या कुछ मुख्यमंत्री भी बने। या सबके सपने होते हैं, बिना सपने के कोई काम नहीं करता। तो इसी तरीके से जो एक कमी देखी गई हमने बहुजन समाज पार्टी के अंदर, कि जो अपने कार्यकर्ता होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं वर्षों से, उनको जब इन जैसे पार्षदों के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए जो टिकटें बांटी जाती हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और अदर पार्टी जिनसे हमारी वैचारिक लड़ाई चल रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके जो नेता होते हैं उनको ला करके आप टिकटें दे देती हैं। तो ये कारण इसका इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके दूसरी पार्टियों के लोगों को टिकटें दे देती हैं। ये भी एक पतन का वो हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, ऐसा है कि एक तो लालच शब्द जो आपने प्रयोग किया है, वो लालच शब्द ना कह के हम सपना कहें उसको। बहन जी को कोई लालच नहीं था किसी पद का जिस समय उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वो केवल और केवल समाज के उत्थान के लिए राजनीति में आई थी। जब मान्यवर साहब ने उनसे पूछा कि आईएएस बन के तुम क्या करना चाहती हो, तो बोले मैं आईएएस बन के समाज का भला करना चाहती हूँ, समाज का उत्थान करना चाहती हूँ। बोले आईएएस बन के तुम कितने लोगों का उत्थान कर दोगी, एक जिले का, और से ज़्यादा नहीं कर पाओगी। लेकिन अब मैं तुम्हें अगर उस पोजीशन पहुँचा दूँ जहाँ आईएएस तुम्हारे पीछे लाल लगा खड़ा हूँ, तो तुम बहुत लोगों का भला कर सकती हो। बहन जी की बात समझ में आई। तो लोगों के भले के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहन जी राजनीति में आई। अब जो आपने प्रश्न किया है कि हमारे पार्टी के पतन का जो मुख्य कारण है कि जो कार्यकर्ता होता है उसको टिकट न दे के अन्य लोगों को टिकट दे दी जाती है। तो इसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो बहन जी राष्ट्रीय पार्टी चलाती हैं। बहन जी किसी गांव की, जिले की या प्रदेश की पार्टी नहीं चला रही हैं। बहन जी राष्ट्रीय पार्टी चला रही हैं, देश की पार्टी चला रही हैं, और उन्हें पूरे देश को देखना पड़ता है। तो जो कोऑर्डिनेटर सूचना देते हैं उसके आधार पर बहन जी टिकटों के लिए यस और नो कर देती हैं। अब ये वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स की गलती होती है, जिलाध्यक्षों की गलती होती है कि वो गलत सूचना बहन जी तक पहुँचा देते हैं। अब करते काम वो हैं और दोस्त किसके पास जाता है, बहन जी के पास। दूसरा ये है कि पैसे लेके टिकट देना, जो ये प्रश्न आता है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, पार्टी चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और पार्टी के पास कोई बहुत बड़े रन्ना सेठ व्यापारी वर्ग तो है नहीं, है ना। जैसे अन्य पार्टियों के पास बहुत सारा चंदा आता है, आपको पता है। अभी जैसे बीफ कंपनियों से भी चंदा ले लिया जाता है। जो लोग बीफ का विरोध करते हैं वो बीफ कंपनियों से चंदा ले बैठते हैं। तो क्योंकि हमारी बहन जी हैं, उनके पास किसी व्यापारी से पैसा नहीं आता है, उद्योगपतियों से पैसा नहीं आता है, वो गरीब लोगों से ही पैसा लेती हैं चंदा के रूप में। और जब कम पड़ता है तो जो लोग टिकट ले रहे हैं उनसे भी कुछ पार्टी फंड के लिए सहयोग लेती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेती, बिल्कुल लेती हैं, और पार्टियां भी लेती हैं। अंतर इतना है कि वो पार्टियों को उजागर नहीं होता है और हमारी पार्टी का उजागर हो जाता है। कारण क्या कि जैसे पैसे तो सभी लेते हैं सभी पार्टियों में, पर यहाँ का जो प्रत्याशी होता है या मतलब जो नेता होता है वो जैसे निकाला जाता है तुरंत यही क्यों कहता है, मतलब क्या कमी रह जाती है कि वो बाहर जाके बोलने लगता है कि हमसे पैसा लिया गया। देखिए, ये कमी है डेडिकेशन की। किसकी? अपने मिशन मूवमेंट के प्रति जो श्रद्धा होती है उसकी कमी है लोगों में। मान्यवर साहब के समय क्या ऐसा होता था कि लोग अल्लाह बजाते थे या चीखते चिल्लाते थे कि मुझसे पैसा लिया गया है? क्यों? मान्यवर साहब जो नेता निकालते थे वो कैडर से निकालते थे, यानी कि पहले कैडर से उसे तैयार करते थे, उसको नेता बनाया जाता था। आज नेता बसपा में बन के नहीं आ रहा है, लैंडिंग से आ रहा है, पैराशूट लैंडिंग से नेता बन रहे हैं आज। तो जो कैडर खत्म किया गया ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? एक मान के चलो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई चांस हमारी न्यूज़ देखें, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहन जी को क्या सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे काम? देखिए, बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं। देखिए,
अगर आप अपनी पार्टी मानते हो, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल आप आपका प्रश्न ठीक है। चलिए सलाह देना तो सबका अधिकार है। सलाह देना सबका अधिकार है और बहन जी सब जानती भी हैं। तो मैं तो देखो यही कहूँगा कि अगर मेरी बातों को कोऑर्डिनेटर सुने, है ना, बसपा के, या आकाश आनंद जी सुने या बहन जी सुने, जी। तो जो कैडर पार्टी से ख़त्म किया गया है वो कैडर फिर से चालू हों, और बामसेफ की जो यूनिट है वो आपके सेक्टर से लेके प्रदेश तक जाए। क्योंकि अभी तक क्या है कि केवल जिला संयोजक हुआ करता है और जिला संयोजक भी केवल एटीएम की तरह यूज़ करते हैं उसका। मान्यवर साहब ने बामसेफ के लोगों से 3 काम लिए: टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, क्योंकि ये तीनों चीज़ उसके पास होती हैं। तीसरे नंबर पर ट्रेजरी है, पहले का टाइम, दूसरा टैलेंट और तीसरा ट्रेजरी। तो पहले उसके पास समय होता है, लोगों से मिलता है, विच अपने अनुभव का लाभ देता है, ठीक है ना। टैलेंट क्योंकि प्रतिभा उसके पास, चीज़ों को अच्छे से, इतिहास को अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाता है। और ट्रेजरी का मतलब पैसा, सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। बिना पैसे के कोई भी मिशन, मूवमेंट, पार्टी, संगठन नहीं चलता है, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो वो जो कैडर्स ख़त्म हुए हैं, और कैडर्स के लिए, क्योंकि मान्यवर साहब ने कैडर्स स्वयं तैयार किए और लोगों के दिए, आज भी ज़रूरत है कैडर्स को देने की, लेकिन उस समय के कैडर में और आज के कैडर में बहुत अंतर हो गया है। तो बदलाव करने पड़ेंगे हमको, कैडर्स तैयार करने पड़ेंगे, बुद्धिजीवियों को लाना पड़ेगा कि आप कैडर तैयार कीजिए और कैडर के माध्यम से नेता निकालिए। अन्य पार्टियों की, मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के जो नेता आते हैं वो कैडर से लेके आते हैं, बीजेपी से डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कराती है। उनके जो कैडर के नेता होते हैं वो आरएसएस से कैडर के माध्यम से आता है, और तब जाके वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाता है, दूसरों के पास से कन्वे कर पाता है उस बात को। तो जो हमारे यहाँ, और बीजेपी, आरएसएस ने जो कैडर्स स्टार्ट किए, या जो इस बात की जो शिक्षा ली वो बाबा साहब से ली, क्योंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया और 1924 में, और आरएसएस बना 1925 में। तो बाबा साहब ने जो समता सैनिक दल के लिए कैडर तैयार किए थे उसका प्रयोग आरएसएस ने किया। मान्यवर साहब ने जो कैडर तैयार की वामसेफ के लिए उसका प्रयोग आरएसएस ने किया। तो अब आरएसएस जो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई है उसमें हमारे ही नेताओं का बहुत बड़ा रोल है, जो वो सीख गए लेकिन हमारे लोग भुलाते चले गए। तो मेरा तो यही सुझाव है बसपा के लिए, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, कि कैडर्स तैयार करें और नेताओं को, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेटर बनते हैं ना, ये कोऑर्डिनेटरों के अंदर मिशन मूवमेंट के प्रति त्याग और समर्पण की भावना नहीं है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तमाम हमारे ऐसे नेता थे मान्यवर साहब के समय, जो मान्यवर साहब के मोटिवेशन से उन्होंने शादी नहीं की, परिवार को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया और पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर लिया इस मिशन मूवमेंट के लिए। तो वो जो जज्बा, समर्पण की भावना अगर आज के नेताओं में हो जाए तो पार्टी का फिर उत्थान हो जाएगा। सर, अंत में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आए दिन हमारे देश की बेटियों के साथ में उत्पीड़न, रेप वगैरह की घटनाएं डेली की डेली कहीं ना कहीं से आई जाती है। आजकल तो जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को भी किसी जैसे पाखंडबाज बोलते हैं, अंधविश्वास, उसके दौरान छोटे छोटे बच्चों की बलि के चक्कर में या अपने काम बनाने के चक्कर में लोग ऐसी घटनाएं करते हैं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, और हमने देखा है कि विकसित देशों में कोई भी जो राष्ट्रपति या पीएम है वो कहीं धार्मिक स्थलों पर नहीं घूमता है। वो धार्मिक स्थल जब तक वो जो भवन होता है, जो जैसे कि राष्ट्रपति भवन जो निवास करते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी, उनके यहीं पे एक व्यवस्था बना दी जाती है। जैसे कोई जो भी आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह या किसी को माने, तो आप वहीं पे अपना पूजा पाठ या इबादत जो भी करना चाहें वहाँ करें। अब ये थोड़ी ना कि आप जगह जगह पे मंदिरों पे जा रहे हैं और जी, या तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये पाखंडवाद है या ये इनकी आस्था है? क्योंकि जब भगवान इनके बोले जाते हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो आपको जरूरी क्या जगह जगह जाना? आप अपने घर में मंदिर बनाए छोटे से, वहीं पे कर सकते हो। तो जो पाखंडवाद जो चल रहा है इनका, इसी को देख के लोग बाग, अन्य लोग भी कुछ अंधविश्वास की बातें कर देते हैं, बच्चों की बलियाँ चढ़ा देते हैं, और जैसे कानून व्यवस्था बहुत लचर चल रही है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, वैसे तो मैं एक अध्यापक हूँ और राजनीति पे कोई भी टीका टिप्पणी मेरे लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन आपने जब बात कही है तो इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जी हमारा जो देश है वो केवल एक धर्म का देश नहीं है, बहुत सारे धर्मों का देश है और सबकी अपनी भी आस्थाएं हैं। और मेरा एक मानना है कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक सत्ता पे पहुंचता है तो फिर सत्ता पे पहुंचने के बाद उसके लिए धर्म, जाति ये सब परे हो जाते हैं, उसके लिए सब समान होते हैं। जी किसी भी धर्म का हो, किसी की भी जाति का हो, सबके लिए समान काम करना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि महिलाओं के प्रति जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव मैं देखता हूँ। जैसे उन्नाव वाला केस था, जी ठीक है, ये अखिलेश के समय था, सेंगर है ना, सॉरी योगी जी के समय था। सेंगर को बचाने का पूरा प्रयास किया गया और उस व्यक्ति ने उस बिटिया के पूरे परिवार को मार दिया, जी तब जाके उस पर कोई कार्रवाई हुई। अगर पहले हो जाती तो शायद वो बेटी बच जाती और परिवार ही बच जाता। बुलगढ़ी वाला मामले ले लेता हूँ तो 4 ऐसे बच्चों को बचाने के लिए जो वाकई में दोषी थे, पूरा मीडिया तंत्र माँ और भाई को दोष देता रहा, लेकिन जब कोर्ट में केस गया, सीबीआई ने जांच की तो वो लड़के उसमें दोषी पाए गए। तो ये जो और रातों रात उसको जला देना है ना, ये सारी जो देखी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ठीक है कि उन्होंने काफ़ी जो बाहुबलियों पर हैं कार्रवाइयाँ की हैं, जैसे बुलडोजर के घर गिराए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक वर्ग या एक जाति या एक धर्म के ही लोग दोषी नहीं होते हैं, उसमें सभी जातियों के, और जो क्रिमिनल होता है उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। तो मेरा तो मानना ये है। अच्छा, एक रूप में मुझे बड़ा अच्छा लगती थी बीजेपी की सत्ता शिक्षा के क्षेत्र में कि नकल अध्यादेश कानून लेके आती सरकार, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ठीक है नकल नहीं होती विद्यालय में तो, लेकिन बच्चों के नंबर बढ़ा दी जाती हैं, ये मैं देखता हूँ। तो उस मामले में क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चों को पास होते हुए देखा है जो पास होने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा ये सुधार करने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था जो होनी चाहिए उस लेवल से नहीं है, ठीक है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जिस लेवल से होनी चाहिए उस लेवल से नहीं है। और मेरा तो अनुरोध यही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कि वो जो काम करें वो चश्मा उनका समान होना चाहिए, देखने का जो नज़रिया होना चाहिए वो समानता वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप बढ़िया काम कीजिए अगर सत्ता में आपको पन्ना आना है तो। बाकी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो दर्शकों, आज हमने मुलाकात की समाजसेवी बौद्धाचार्य उमेश पाल सिंह जी से, जो हमारे देश के कुछ विषय को लेकर हमने चर्चा की, और आने वाले किसी समय में फिर अन्य किसी गेस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे देश के विषय पर। और आज की वार्तालाप चर्चा आपको किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।